हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मज़े में होंगे और ठीक भी होंगे, आई थिंक। तो कल हमने कंप्लीट किया था हमारा बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी वो हमने डिस्कस की थी अच्छे से। बोहर मॉडल ने हमें क्या क्या बताया वो भी हमने सारा डिस्कस किया। एक छोटी सी एरर कह लीजिए, थोड़ी सी गलती कह लीजिए, या किसी कुछ भी कह लीजिए आप। जो कल वाला वीडियो था, उससे जो लास्ट वीडियो था हमारा, उससे पहले वाला वीडियो था, उसमें जब हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, तो एनर्जी के कैलकुलेशन के डेरिवेशन के दौरान हमने कुछ ऐसा किया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट किया था, और वहां पर जाकर एक जो लास्ट में एनर्जी बच रही थी हमारी, वो ZE² में R बच रही थी कुछ। बट वहां मैं थोड़ी सी गलती कर गया कि हाफ में से हम कंप्लीट जब मिस करें, तो मैं शायद लिखना भूल गया कि यहाँ पर 2R आएगा आपका। तो उस 2R आने की वजह से जो फाइनली आपकी एनर्जी मैंने उस दिन लिखी थी, वो मैंने 4π² m⁴ डिवाइड बाई n²h² और z² लिखी थी, अगर हम k को हटा देते हैं तो थोड़ी सी। और कल जो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर मैं यहां पर एनर्जी यूज कर रहा हूं 2, एक्चुअल में 2 ही आएगी, बस वो 4 किस तरह आ रहा था आपका, वो 4 आ रहा था क्योंकि यहां पर मैंने 2 नहीं किया था। तो वो 2 को करने के बाद यहां पर जो एनर्जी बन जाती है हमारी, वो 2 बन जाती है। तो ये छोटी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा कि जहां पर आपने 4 किया हुआ है लास्ट वीडियो से, कल वाली वीडियो से लास्ट वीडियो में, उसमें 2 आएगा, और 2 इस वजह से आएगा कि मैंने यहाँ पर ZE² में R लिख दिया जल्दी में, 2 नहीं लिख पाया मैं, तो उसमें सारी कैलकुलेशन में फर्क पड़ गया, तो यहाँ 2 की बजाय 4 आ गया था। मेरा ध्यान नहीं गया उस बात पर, बट बाद में मैंने उसको देखा तो वो मुझे पता चल गया भी हाँ, हम यहाँ गड़बड़ करे बैठे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा, 4 की जगह आपका 2 आएगा। जो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो बिल्कुल ठीक था, बट यहाँ मैं थोड़ी सी, मेरे को फिर बाद में ध्यान आया कि भाई यहाँ भी तो फिर तो 2 आना था ना हमारा, तो वो 2 कैसे आया था, वो ये यहाँ से आना था। ओके, बस ये थोड़ी सी मोटिवेशन थी, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मुझे ध्यान नहीं रहा इस बात का, बट अब मैंने उसको ठीक कर दिया, अब आप उसको अच्छे से कर सकते हो। क्लियर? तो पहली बात तो ये तो हमने आज की जो गलती थी सुधार ली। ठीक है, गलती छुपाने से अच्छा है, गलती मानने वाला बड़ा होता है। तो मैं उसी चीज पर चल रहा हूँ, गलती मानने में क्या शर्म है, जो है वो है भाई। ठीक है, तो वो मैंने आपको मान लिया, और आई थिंक अब आप हो गए सर कोई बात नहीं, इतनी तो चलती रहती छोटी मोटी तो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा। चलिए इसको साफ करते हैं, और अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल आते हैं पेपर के अंदर आपके, और दोनों तरह के एग्जाम्स में उससे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है आपको, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरिकल क्वेश्चन भी उससे मिलते हैं, बहुत से अच्छे क्वेश्चन उससे टीचर पूछ लेते हैं आपसे। तो टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखिए, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी, क्लासिकल थ्योरी हमने पढ़ी थी, और मैंने कहा था कि ये थ्योरी जो है वो कई कई कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसमें से 2 कंसेप्ट जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होती है और कैसे एक्सप्लेन की गई थी। दूसरा जो था हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज की जो हमारी पूरी वीडियो रहेगी प्रोबेबली, वो सारी रहेगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही। थ्योरिकल हम इसका समझेंगे, फिर इसका फॉर्मुलेशन क्या की थी वो हम समझेंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी समझेंगे, और अगर टाइम बचा तो मैं न्यूमेरिकल भी 1-2 शायद करवा दूं, नहीं तो फिर आपको दे दूंगा करने के लिए, आप खुद ट्राई कीजिएगा अगले दिन, फिर मैं आपको ट्राई करवा सकता हूं। ओके, तो इस इफेक्ट को हमें समझना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए भाई सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आप सभी ने सोलर पैनल का नाम सुना होगा, सोलर लाइट का नाम सुना होगा ना। हमारी छतों पर सोलर पैनल लगे होते हैं, और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने से वो इलेक्ट्रिसिटी हम इन्वर्टर में स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं, यानी सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है भाई, एक्चुअल में वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये बात समझ में आ गई? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने आपको एक बढ़िया से एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हैं। यहां भी मैं आपको वही समझाऊंगा, बस उसका थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे, किस तरीके से काम करता है और क्या नहीं करता है, और कैसे वो जो हम मॉडर्न थ्योरी पढ़नी है, हमें आगे क्वांटम जो थ्योरी पढ़नी है, वो कैसे इस बात को एक्सप्लेन करती है। ओके, तो इसमें देखिए होता क्या है, इसके अंदर हम पहले तो मैं पूरा आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, फिर क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब बातें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हम लेते हैं एक ग्लास ट्यूब इस तरीके से, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम लिखते हैं 2 मेटल की प्लेट्स। एक मेटल की प्लेट मान लीजिए ये हो गई इस तरीके से, और एक मेटल की प्लेट हमारी ये हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के सोर्स से, तो ये हमने बैटरी ले ली। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बीच में इसके कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, ये आपस में लिंक थोड़ी है,
सर्किट पूरा थोड़ी हुआ है, तो बीच में गैप है इनके। सर्किट तो पूरा तब होता जब ये आपस में क्या होते, जुड़े हुए थे। क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है तो सर्किट पूरा नहीं है, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से की ऑन करते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको, नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ग्लास ट्यूब है, कांच की है, आर पर इसके हम देख सकते हैं, इस मेटल प्लेट के ऊपर मैंने एक कोई मेटल, दूसरी मेटल की कोटिंग कर दी। कोई ऐसी मेटल ली जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हो, जैसे कि सीजियम हो गई, पोटेशियम हो गई, लिथियम हो गई। खासकर तो हम सीजियम यूज करते हैं ना। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर सीजियम मेटल की कोटिंग कर दी इस प्लेट के ऊपर, पूरी के ऊपर सीजियम मेटल की लेयर लगा दी अच्छे से, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही मैंने इसको धूप में रखा तो धूप से जो रेडिएशंस आ रही थी, इन रेडिएशंस के पड़ते ही यहां से क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए और वो यहां आ गए। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे इस तरीके से, तो नॉर्मल सी बात है कि अब सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से अगर मैं यहां पर बीच में एक बल्ब लगा देता हूं, बल्ब, तो ये ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ग्लो क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। जब तक सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं था, जब तक सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो क्या हुआ कि जो लाइट से रेडिएशंस आ रही थी, रेडिएशंस आपकी टकराती हैं इस मेटल की प्लेट पे, कैथोड पर। ये हमारा कैथोड है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ठीक है। और यहां से टकराते ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। रेडिएशन के टकराना और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम गैप बहुत कम होता है भाई, तो उसको हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं। अराउंड 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम लगता है बस टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो ये टाइम तो बहुत थोड़ा है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, रेडिएशंस के टकराते ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, ओके। और यहां से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्लो स्टार्ट हो गई और इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताई थी ना, ये वही क्वांटम थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा था आपको कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका याद था, वो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लैंक ने क्या कहा था कि जो सन से लाइट आ रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, और एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती थी, एक पैकेट की एनर्जी होती थी h न्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते थे हम, अगर जो सन से लाइट आती है क्या बोलते थे, फोटोन। मतलब यहां से क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं। इस फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये फोटोन्स यहां आते हैं, पैकेट्स आते हैं, ठीक है। अब एक बात और समझिए अभी कंसेप्ट को, इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन थी वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि रेडिएशंस आ रही हैं, जिस रेडिएशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। बताया था मैंने कि हर रेडिएशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, कॉस्मिक रे की अलग होती है, एक्स रे की अलग होती है, गामा रे की अलग होती है, विजिबल रे की अलग होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग और सबकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस यहां से टकराई होंगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे और यहां के टकरा इस पे टकरा गए होंगे, तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर, अच्छा जी। अब देखिए यहां से दो तीन बातें हमने ऑब्जर्व की। वो दो तीन बातें क्या ऑब्जर्व की हमने, वो दो तीन बातें हमने ये ऑब्जर्व की कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो निकल रहे थे आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे हमारे, कितने निकल रहे थे, वो डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी ज्यादा मिल रही है। देखिए पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन निकले क्यों बाहर, लाइट मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकले, पहले तो उस कंसेप्ट को समझिए भाई। देखिए मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये कोई मेटल का एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे हम 10th में पढ़ के आते थे कि सोडियम के एग्जांपल लेते, तो लास्ट में 281, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब कल मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया था, किसी एटम के शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट किए हुए है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं वो तो फ्री है, मतलब वो इस न्यूक्लियस से फ्री होकर बाहर निकले हैं। तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है, इस शेल में जो एनर्जी है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दे दूं, थोड़ी सी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे तो लूज हो जाएगा, इस न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ी सी और एनर्जी दे दूंगा एक्स्ट्रा, कुछ एनर्जी तो यूज किसमें हो गई, इस बाउंडेशन को तोड़ने में, और बाकी जो एनर्जी है वो यूज किसमें होगी,
मोशन करने में, और जो एनर्जी मोशन करने में यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी हमने यहां से दी वो दो बातों के लिए यूज हो रही है। एक तो किसके लिए यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करने के लिए, एटम से फ्री करने के लिए, दूसरा फिर उसको मूवमेंट करवाने के लिए। समझ में आ गई बात। अब यहां से एक बात आप और समझिए कि भाई सभी मेटल को एक ही तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं है। जो थ्योरी क्लासिकल थ्योरी मानती थी वो ये मानती थी कि सभी मेटल को एक ही रेडिएशन से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया, आपको दिख भी रहा है भाई, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन अलग अलग होगी, कोई ज्यादा बाउंड होगा, कोई कम बाउंड होगा, जो बहुत दूर है न्यूक्लियस से वो कम बाउंड होगा, जो न्यूक्लियस के बहुत पास है वो ज्यादा बाउंड होगा। अगर कम बाउंड होगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज्यादा बाउंड होगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यानी कि सब मेटल्स के लिए एनर्जी अलग अलग देनी पड़ती है। अगर एनर्जी अलग अलग देनी पड़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सभी की अलग अलग होगी। इसका मतलब अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो काम करती है, और उससे आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलते हैं। अब एक बात समझिए आप, देखिए ये आपका मेटल का हिस्सा है, इस पर मैं कोई रेडिएशन डालता हूं, ठीक है। अब वो पहले सिर्फ इतने हिस्से में डल रही है, इतने हिस्से में डल रही है सिर्फ, तो इतने हिस्से के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब मैं उसकी लाइट की क्या करता हूं, चमक बढ़ा देता हूं, उस लाइट की मैं चमक बढ़ा देता हूं। तो चमक बढ़ाने से क्या होगा, अगर मैं लाइट की चमक बढ़ा दूंगा तो ज्यादा एरिया वो कवर करेगी चमक बढ़ाने से। अब वो इतने एरिया कवर कर रही है, तो इतने एरिया के को कवर करे तो अब इतने एरिया के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब चमक को क्या कह रहा हूं यहाँ पे, इंटेंसिटी। क्या कह रहा हूं, इंटेंसिटी। तो अगर मैं रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तो एक बात तो यहां से हमने ये देखी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हैं जो निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के। बात समझ में आ गई। अगर मैं चमक बढ़ा दूंगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगी, ज्यादा एरिया कवर करेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, है वही एनर्जी, है वही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, तो उसकी चमक बढ़ा दी हमने। दूसरा देखिए, अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी एनर्जी 50 वाली, 50 जूल वाली, मैंने इसको फ्रीक्वेंसी दे दी, एनर्जी दे दी 70 जूल वाली, 70 जूल वाली। तो 50 तो इसको चाहिए है आने के लिए, 50 उसने यूज कर ली, तो जो बाकी 20 है, जो बाकी 20 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है वो किस में काम आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब 70 से मान लो मैं 100 दे देता, जरूरत उसको 50 की है, मिल उसको 100 रही है, तो बाकी की 50 किसके लिए यूज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी, ठीक है। तो जितना मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं उतनी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी से बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रेडिएशन चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो सेकंड पॉइंट उसने ये देखा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इस बात का मतलब समझ लीजिए भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या मतलब बोल रहा हूं मैं आपको, फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए मान लीजिए हम विजिबल रेडिएशन यूज कर रहे हैं, एक तो वॉयलेट कलर की है, फिर एक ब्लू कलर की होती है, फिर ऐसे करते करते रेड कलर की भी होती है, सब कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। अब मान लीजिए किसी मेटल को तो ब्लू कलर की रेडिएशन अगर हम डाल दें, ब्लू कलर की रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, ठीक है। अब अगर मैं ब्लू से इसकी इंटेंसिटी या इसका कलर जो है ग्रीन पे ले आता हूं, तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, वेवलेंथ ज्यादा होती है ग्रीन की, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब चाहिए तो इस मेटल को ब्लू कलर वाली रेडिएशन है, हम उसको कौन सी दे रहे हैं, ग्रीन वाली, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, नहीं। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन तो हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, अगर उससे कम वाली दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। इसका मतलब अलग अलग मेटल की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी डालोगे तो उससे आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपसे पूछते हैं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, कैसे वो आप समझ में आ गया होगा आपको, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसको साफ करते हैं और थोड़ा सा आगे आपको और समझाने की कोशिश करता हूं।
देखिए भाई, ये मैंने कुछ मेटल्स की मैंने आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी है कि किसको कितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। सीजियम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4.8 के आसपास है, मैग्नीशियम की 9.0 के आसपास है, निकल की 12.5 के आसपास है। तो ये अलग अलग मेटल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? सिंपल सी बात सोचने की ये है, हमें कौन सी मेटल चूज करनी चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली या कम फ्रीक्वेंसी वाली? अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, काइनेटिक एनर्जी की बात तो अलग हो गई, सिर्फ लूज करवाना है, तो ध्यान से देखिए, जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़े उतना हमारे लिए अच्छा है। सोलर पैनल है भाई, सोलर पैनल में अगर धूप कम निकले, हम चाहते हैं कि धूप कम निकले तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती रहे, इसका मतलब कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर आ रही है तो भी हमें लाइट मिल जानी चाहिए। वही बात यहां कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी कम लगेगी, अगर कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब इन सभी मेटल्स में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सीजियम की। इसका मतलब सीजियम मेटल बहुत अच्छा मेटल बन सकता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ये समझाने के लिए मैं आपको वैल्यू लिखी थी कि भाई इन वैल्यू से मतलब क्या है, आप इनसे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी मेटल ज्यादा अच्छी है हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सके। खासकर अल्कली मेटल जो होती हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम, ये मेटल्स बहुत अच्छी होती हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगी फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है। अब इसी के अंदर इन दो पॉइंट्स को मैं ग्राफिकली भी शो कर सकता हूं आपसे। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कम से कम जितनी फ्रीक्वेंसी हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए, फ्री करने के लिए, उसको मानते हैं भाई न्यू नोट। मान लीजिए उसकी वैल्यू यहां है, तो ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा भाई इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी यहां पे मान लेते हैं ये न्यू नोट आएगी, न्यू नोट, ठीक है। न्यू नोट क्या होती है आपकी? न्यू नोट को बोलते हैं भाई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू टू मेक लूजली बाउंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम, ओके। वो फ्रीक्वेंसी जो जरूरत है जिसकी, सिर्फ किसके लिए? मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। या आप ये मान लीजिए, कह लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर है, मुझे उसको अंदर से बाहर लाना है, तो मतलब सरफेस पे लेके आना है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ इस काम में लगेगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस पे आ सके, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आगे क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड कम ऑन टू द सरफेस, सिर्फ सरफेस पे लाने के लिए। उसके बाद उसको अगर मूवमेंट करवानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अगर ये न्यू फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एच न्यू नोट। तो वो क्या बन जाएगी उसकी? वो बन जाएगी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आई थिंक आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। तो ये कम से कम वो फ्रीक्वेंसी है जो जो इलेक्ट्रॉन का लाएगी सरफेस पे लाएगी। देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करता है। जैसे ही इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आती है और फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है मेटल से, ठीक है। अच्छा, दूसरा का पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां हम करते हैं भाई फ्रीक्वेंसी, हम जो है वो क्या करते हैं, यहां तो हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, ठीक है। और नीचे की तरफ हम क्या ले सकते हैं? नीचे हम ले सकते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। आप जितना मर्जी चमक बढ़ा दीजिए उस रेडिएशन की, अगर वो इतनी ही रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है तो चमक बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये दो ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ग्राफ कांस्टेंट आता है हमेशा, और फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ जो आता है आपका बिल्कुल इंक्रीज करता हुआ आता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया सारा का सारा? चलिए इसको साफ करते हैं।
देखिए भाई, अभी आपको मैंने क्या कहा, अभी आपको ये कहा कि देखिए ये आपका मेटल है, मतलब ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल का एटम है, तो इसका सरफेस हो गया, आउटर सरफेस हो गया, यहाँ न्यूक्लियस और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छुड़वा के, इससे 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 छुड़वा के यहाँ लाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई रेडिएशन देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को। उसको जब रेडिएशन मिलेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो छूट के यहाँ आ जाएगा। तो उस एनर्जी को मैंने क्या बोला था अभी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि एच न्यू नोट। यानी कि हमें वो काम करना पड़ा, देखिए ये वर्क तो हुआ है, ये क्या हुआ, वर्क हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहाँ तक लाने के लिए मैंने जो काम किया, वर्क किया, और वर्क एक एनर्जी की फॉर्म ही होती है। इसका मतलब ये जो काम हुआ है, ये जो एनर्जी दी है, ये किसमें काम आई है, ये काम आई है, देखो काम किसमें आई है, सरफेस पे लाने पे। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भी आप बोल सकते हो उसको, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोल सकते हो। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू नोट से करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा एक चीज, देखिए मैंने टोटल एनर्जी उसको दी एच न्यू, टोटल जो ज्यादा है, जिसमें न्यू जाए, न्यू जो है आपका वो ग्रेटर है न्यू नोट से। ठीक है, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी तो यूज करेगा सरफेस पे आने के लिए, तो इतनी एनर्जी तो उसने यूज कर ली सरफेस पे आने के लिए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई वो किस में यूज करेगा, मोशन करने के लिए, यानी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, डब्ल्यू नोट के। तो डब्ल्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं भाई, ठीक है, इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, कितनी होगी, डब्ल्यू नोट एच न्यू माइनस का डब्ल्यू नोट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब देखिए, या तो ऐसे कर लीजिए, या इसी को कर लीजिए, देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर लीजिए। देखिए एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यही होगा। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट। ठीक है, तो इसको जब बाहर निकालते हैं यहां से, तो हाफ एम वी स्क्वेयर बिकम्स इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं भाई, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन किसके लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसके लिए बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी बोल सकते हो, सेम बात इसके लिए बोल सकते हो कि आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां इस फॉर्मूले से रिलेटेड या इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन आपको वर्क फंक्शन का बस मतलब पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन किसके इक्वल हमारा होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग आपको मैंने समझा दिया वर्क फंक्शन का, और बाकी सब भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। तो इस इक्वेशन पे और इस इक्वेशन पे आपके फॉर्मूले जो है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, आसान पॉइंट था आपका। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल में दिया होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है वो मिनिमम पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जिस पर आकर आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या बन जाए आपका, बिकम जीरो। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इक्वल कैसे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं वी नोट से, ये कैपिटल वी है भाई, तो निकालते कैसे हैं कि ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाए तो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाए तो करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे रोक सकते हैं, जितनी एनर्जी उसके पास है उसकी अपोजिट एनर्जी लगा दें, अगर हम जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है अगर उसकी अपोजिट लगा दें तो रुक जाएगा। देखो ये हमारी क्या होती थी उसकी काइनेटिक एनर्जी, और उतनी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। वो क्या निकाल देता है, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देता है। तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देंगे, ये क्या है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देनी है वो क्या करेगी, वो
इसके इक्वल होगी, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो एक छोटी सा पॉइंट और था जो आपको काम आ सकता है न्यूमेरिकल में, तो ये आपको करना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, एक ग्राफ और बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान से देखिए, मैंने पहले वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। मान लीजिए आपके पास दो रेडिएशंस हैं, ठीक है, टू रेडिएशंस हैं, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। एक रेडिएशन को R1 मान लेते हैं, एक रेडिएशन को R2 मान लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी वीक मान लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है। ये तो मैं वैसे बता चुका हूं पहले भी। अब देखिए, सेम रेडिएशन है मतलब सेम कलर मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब सेम कलर, ब्लू कलर मान लिया हमने, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब सेम कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर मान लिया हमने। अब ब्लू कलर की दो तरह की, एक तो चमक, एक तो ब्लू कलर की चमक ज्यादा है, ठीक है, और एक ब्लू कलर की चमक कम है। यहां तक बात समझ में आ गई? एक की ज्यादा, एक की कम है। अभी बताया था मैंने कि अगर चमक ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी पहुंचेगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएंगे। चमक कम होगी तो कम पहुंचेंगे, कम आएंगे। तो यहां से हमारा जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है, इसी से रिलेटेड हमारा, देखिए वो कुछ ऐसे मिल सकता है आपको। मैं बिल्कुल छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, उसको साफ कर देते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ बन रहा है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सेम ले रहा हूं, सिर्फ चमक बढ़ा रहा हूं ना, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। तो यहां से हमारे पास जो ग्राफ आएगा बेसिकली, वो ग्राफ किस तरीके से आएगा हमारे पास? देखिए वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा भाई, यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कहीं पर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहां पर कहीं पर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों मेटल्स, दोनों रेडिएशंस के लिए फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक की इंटेंसिटी कम है, एक की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये वीक वाले के लिए आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, ये ज्यादा के लिए आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा निकल रहे हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो बस एक ये टॉपिक और था आपका जो मुझे आपको बताना था ग्राफ का, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको भी दूंगा लास्ट में, आप खुद ट्राई कीजिएगा पहले पढ़ के अच्छे से, और उसके बाद मैं भी, अगर आपको लगता है कि सर ये तो सोल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। बट इतने आसान क्वेश्चन अगर आपने सारा टॉपिक समझा है, फॉर्मूले अच्छे से किए हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। क्लियर? तो आज का टॉपिक इतना ही था। अभी आपको मैं दूंगा इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको करने हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके वो न्यूमेरिकल्स जो आपको सोल्व करने हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से बैठ के सोल्व कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइए क्या आंसर आपके आए, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।